HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। 102 रन्स पर 6 खिलाड़ी आउट कर लिए। 143 रन्स का हदफ है कराची के सामने। या आमिर विकेट हासिल करने में कामयाब हुए नबी की, और अबरार वेरी वेल बोल्ड। 4 ओवर में 13 रन देकर उन्होंने एक विकेट भी हासिल की और अपनी टीम का कमबैक कराने में उनका बड़ा नुमाया रोल रहा। इंटरेस्टिंग मुकाबले जारी हैं, गो के लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, लेकिन हम बात यही कर रहे हैं कि नेल बाइटनिंग फिनिश जो पाकिस्तान सुपर लीग का खास आ रहा है वो हम मिस कर रहे हैं इस लीग के अंदर। तो जितने भी मैचेस अब ज़रा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट के होंगे, ज़रा मुकाबले का रुझान बढ़ेगा, तो वो दोबारा से हम अपनी लीग की तरफ आएंगे। भले लो स्कोरिंग मैच हो, लेकिन मुकाबले का रुझान नज़र आना चाहिए, जैसा इस मैच में दिखाई दे रहा है कि एक वक्त में कराची किंग्स की टीम फतह हासिल करती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद अब कमबैक किया और मुकाबले में वापस आ गए ग्लैडिएटर्स। बाबर आजम ने 400 चौके लगाए। साजिद भाई इस वक्त अवेलेबल। अनवर भाई 400 चौके लगाए बाबर आजम ने। नंबर 2 फ़खर 254 इस PSL में, रिजवान 236। यानी बाबर एक फ़र्क है, जो अगर 146 चौकों की मार्जिन से फ़र्क रखता है कोई खिलाड़ी, इट मीन्स के वो डिफरेंस है। देखें, बात है कि उनको जो कहा जाता है किंग बाबर, तो वो इसमें कोई दो राय नहीं है। वो पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, और जो आपने भी चौकों की मिसाल दी और रन्स की मिसाल दी है, वो पाकिस्तान का टॉप एंड हाईएस्ट स्कोरर है। और ये भी उसके ऊपर कि थोड़ा सा लीन पीरियड चल रहा था, जिसकी वजह से उस पर तनकीद हो रही थी। तनकीद डेफिनेटली, जब इंसान परफॉर्मेंस नहीं देता है तो तनकीद तो होती है। अब वो थैंक्स कि उसने पिछले मैच में बहुत अच्छी बैटिंग की, और वो मुझे लगता है कि वो अपनी जो ओरिजिनल जो उनकी फॉर्म है वो उसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान की एक बड़ी होप है इस वक्त। हमारे जो पाकिस्तान का जो एक इंजमामुल हक कहते हैं कि वो स्ट्राइक रेट दिमाग से निकाल के बैटिंग करें। ये बात एक इंजमामुल हक की वैलिड है कि ये, क्योंकि ये भी एक बड़ा प्रेशर होता है। एक तो रन्स भी नहीं हो रहे हैं, ऊपर से ये स्ट्राइकिंग रेट का उनके ऊपर बहुत ज़माने से रिजवान पे और बाबर पे ये एक तनकीद हो रही है, और ये होती थी और जायज़ तनकीद थी। उनका स्ट्राइक रेट बहुत ब्लो चलता था, एज़ पर आवर क्रिकेट या एज़ पर वर्ल्ड क्रिकेट बहुत स्लो था। अब नो डाउट वो एक प्रेशर में थे। फिर उनका कप्तानी का मामला था, उनको कप्तानी से हटाया गया, वो एक अलग प्रेशर था, रन रेट का अलग प्रेशर था। तो वो सारी चीज़ें मिक्सअप होकर उनके ऊपर इतना असर हुआ था कि उनकी बैटिंग की फॉर्म जो ना चली गई थी। अब वो ग्रेजुअली ही इज़ इम्प्रूविंग, और ये बात अभी इंजमाम ने बिल्कुल सही है कही है कि वो इस वक्त स्ट्राइक रेट का जो प्रेशर है ना, अपने दिमाग से निकाल के अपनी प्रॉपर बैटिंग करें, ताकि वो अपनी फॉर्म को रिगेन करें। ज़हीर अब्बास साहब ये कहते हैं कि आप अपनी अना को ज़रा पीछे रखें और अपने सीनियर्स के पास जाएं। कभी कभी हमें महसूस नहीं हो रहा होता है कि हम कहाँ पे बुनियादी गलती कर रहे हैं। यूनुस खान ने कहा था कि आप अपने नेचुरल गेम की जानिब आ जाएं। उमर अकमल ने कहा अपने नेचुरल गेम की जानिब आ जाएं। लेकिन एक्सपीरियंस प्लेयर्स जो होते हैं, जितना तजुर्बा ज़्यादा हो जाता है, जैसे ज़हीर भाई ने बात की, उन्होंने अज़हरुद्दीन की एग्जाम्पल दी कि उसकी ग्रिप उन्होंने चेंज कराई थी जब वो पाकिस्तान के टूर पर आए थे। तो आप समझते हैं आतिफ कि ज़्यादा बेहतर होगा कि आप किसी सीनियर्स के पास जाके भी मशवरे ले लें? जी जी बिल्कुल। उन्होंने ज़हीर भाई ने जो बात की है बिल्कुल सही बात की है कि देखें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप एज अ प्लेयर किसी के पास भी जा सकते हैं जो आपको बेहतर लगता है, या जिसको आप अपना रोल मॉडल समझते रहें पाकिस्तान की क्रिकेट में। तो बड़े बड़े नाम हैं। आप भी आपकी टीम के साथ ही मोहम्मद यूसुफ, जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया हुआ है, वो बड़ा नाम है। यूसुफ भाई ने अब तक कुछ सही किया नहीं है वैसे। नहीं, वो तो एक अलग चीज़ है। तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, 90s के प्लेयर सिर्फ अपने लिए खेले हैं और उनके बाद उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है जब से क्रिकेट छोड़ी उन्होंने। तो 90s वाले प्लेयर सिर्फ अपनी क्रिकेट तक ही हद तक बहुत अच्छे प्लेयर थे और रिस्पेक्टफुल थे सारी चीज़ें, लेकिन उसके बाद उनका कोई काम नहीं है, कोई भी किसी ने कोई काम नहीं किया। तो रही बात बाबर की, तो बाबर को ये अच्छा उन्होंने मैसेज दिया है कि जाना चाहिए। जब मुझे एक दफ़ा, आई थिंक मुझे याद है 2004 में मेरे साथ एक थोड़ा बॉलिंग इशू आया था मेरे लिए, तो मैं सकलैन भाई PIA से मैं खेल रहा था, तो मैंने सकलैन भाई से के साथ नेट किया और उनसे मैंने कुछ चीज़ें पूछी और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बताया, और उसके बाद मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो किसी भी प्लेयर से अगर आप, मैंने कहा ना कि अगर आपको लगता है कि यार मुझे इससे बात करनी चाहिए, इससे, तो आप चले जाएँ, आप जाके पूछें और आपको बेहतरी होगी। देखें जिस तरह का कैलिबर है बाबर का, तो बाबर सिर्फ असास है सर, चौके मारते हैं। तो देखें, वो एक चीज़ तो ये वाजिया हो गई कि वो ओपनर तो नहीं है। अब वो जानबूझ के अपने आप को ओपनर कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक थोड़ा सा फॉल्ट है उनका, क्योंकि वो ओपनर नहीं है। क्योंकि ओपन के लिए आपको स्ट्राइक रेट पे ही नज़र डालनी पड़ेगी। अगर आप नीचे खेलना चाहते हैं तो फिर आप नीचे खेलेंगे, फिर स्ट्राइक रेट की टेंशन नहीं है, फिर आपको मैच लेके चलना है। जब मैच लेके चलेंगे तो ऑटोमेटिक आपका स्ट्राइक रेट अच्छा हो जाएगा और टीम भी जीतेगी। तो ये चीज़ें हैं, बिल्कुल परफेक्ट बात की है ज़हीर भाई ने, और बाबर को ये चीज़ सोचनी चाहिए
और बाबर अच्छा प्लेयर है, हमारा असासा है, किंग है। असासा है, बिल्कुल आपने सही बात की साजिद भाई, असासा है बाबर हमारा। और आप समझते हैं कि जो ज़हीर भाई ने बात कही है कि अपनी अना ख़त्म करके कुछ सीनियर्स के पास जाएं, आप जाके एक मशवरे लें, क्योंकि उनका जो तजुर्बा होता है वो कोई ना कोई चीज़ ऐसी हर आदमी दिमाग में ज़रूर डाल देता है कि जो आपको फ़ायदा पहुंचाती है। और ग्रेट जैड कह रहे हो ये बात, इंतज़ाम का मशवरे पे भी बात कीजिएगा कि अपने स्ट्राइक रेट को जहन से निकाल दें, तो लोग तो वैसे ही तनकीद करना शुरू कर देंगे, स्ट्राइक रेट कम हो गया। साजिद भाई देखिए, बहुत प्यारी बात है और यही प्रोग्राम की खूबसूरती होती है। जो हम पाकिस्तान की लफ्ज आ जाए या पाकिस्तान की बात की जाए, जैसे हमारे अनवार भाई ने बात की, सैयद फराज साहब ने बात की, आतिफ अब्दुल ने बात की, इस प्रोग्राम को जिस तरह आप लेके चल रहे हैं। देखिए, ग्रेट ज़हीर अब्बास साहब सेंचुरियों की सेंचुरी, एशियन ब्रेडमैन, और हमेशा पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, पाकिस्तान के लिए उन्होंने बात की, बहुत प्यारी बात की। और ये बात को मैं सेकंड करूंगा ज़हीर भाई, बिल्कुल बच्चों की तरह हम तो बहुत लोग उनके घर लेके जाते थे। जब शाहिद आफरीदी ने जो हरकत कर दी थी श्रीलंका में, एरोसिस को कर दी थी, तो उनको पता था कौन सा दरवाजा कहाँ खुलेगा, तो उन्होंने तारिक आफरीदी ने मुझे पकड़ा, शाहिद आफरीदी ने मुझे पकड़ा, सीधा ज़हीर अब्बास के डिफेंस 4 में गए, शाहिद आफरीदी और हम दोनों चले गए। शाहिद आफरीदी उन्होंने बताया, उन्होंने कहा ठीक है, सईद अनवर उस वक्त कप्तान था पाकिस्तान टीम के। तो मसला ये होता है, ज़हीर भाई से अच्छा तो कोई भी नहीं बता सकता। ज़हीर भाई जो पैट पे बॉल नहीं लगने देते थे। अभी बाबर को सबसे पहले 2 ग्रेटेस्ट प्लेयर की बात करूंगा, देखें, एक है जावेद मियादा साहब, दूसरे ज़हीर अब्बास साहब। उनका बताने का तरीकाकार बहुत अच्छा और शॉर्ट फॉर्मेट में बताते हैं और दिल से बताते हैं। तो मैं बाबर तो खैर वैसे ही एक पाकिस्तान का ब्रांड है, कल जो से इनिंग खेली है, जो इस्तकबालिया उसको लाहौर ने क्राउड ने दिया है, तो मैं समझता हूँ बाबर यकीनी तौर पर इस बात को भी लेते चलो, जैसे इंद्री ने बात की ना, बैटिंग स्ट्राइक लेग बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न दौर में। अच्छा, बाबर के लिए तो साजिद भाई फिर भी T20 क्रिकेट की बात हो रही है। मैं आता हूँ फराज भाई, लेकिन रिजवान के बारे में कहा जाता है कि रिजवान को T20 क्रिकेट से दूर हो जाना चाहिए, वो ज्यादा उनके अपने भी और टीम के हक में बेहतर है। बाबर के लिए फिर भी लोग बात करते हैं कि वो 3 नंबर पे एडजस्ट हो सकते हैं। जी नसीम भाई, इससे पहले मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि उस्मान वज़ीर जो हमारे बॉक्सर हैं जिन्होंने इंडिया को हराया, ये सिंध गवर्नमेंट की और आसिम मूसा भाई की और सईद गनी साहब की और फरहान गनी साहब की एक कोशिश थी, उनकी प्रोडक्ट थी, और माशाल्लाह ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि उस्मान बॉक्सर साहब इंडिया को हराया। मेरे ख्याल में ये हमारे लिए बड़ी एजाज़। नीरज चोपड़ा ने दावत दे दी थी और एक और विकेट हासिल करने में कामयाब हुए, और इस बार खुशाल मेंडिस ने रिव्यू लेने का कहा था यहाँ पर, और ये कामयाबी हासिल हुई है। ज़बरदस्त किस्म की खुरम शहजाद ने ये विकेट दिलाई है कोयटा ग्लैडिएटर्स को। कोयटा ग्लैडिएटर्स का स्ट्रॉन्ग कमबैक जारी। आप बात कर रहे थे जी। वेल डन आसिफ मूसा भाई जो कि पीपल्स पार्टी के MP है। नसीम भाई देखें, रिजवान जो है वो मैं ये समझता हूँ कि नंबर 3 तो बहुत दूर की बात, उसका जो नंबर बनता है वो नंबर 5 बनता है। T20 क्रिकेट में नीचे 5 पे आके रिजवान क्या करेंगे? यहाँ तो आपको पेनेटर चाहिए। असल में बात मैं काटूंगा, बात है कि ये जो आपने कहा ना कि बाबर और रिजवान, ये असल में ये इस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं सर्किल का। वो आपको पता है कि शुरू के जो एडवांटेज ले ही नहीं पा रहे ना। बात है कि नियतों का फर्क है ना, बात है कि आप ओपनर है ही नहीं, करना नहीं चाहते। सर बात है कि आपको एडवांटेज लेना चाहते हैं ना, आप ये एडवांटेज लेते हैं, उसमें सर्किल के अंदर लड़के होते हैं तो आप अपनी शॉटें खेलते हैं, उसमें रन्स कर लेते हैं। ये 5 नंबर पर आके बैटिंग करके रिजवान इतने रन्स करे, नो डाउट उसकी परफॉर्मेंस है, मगर वो परफॉर्मेंस नहीं होगी जो भाई आप टेस्ट क्रिकेट में हैं, आप ODI क्रिकेट खेल रहे हैं, आप अगर परफॉर्म करते हैं वहाँ पे और रुक सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हर खिलाड़ी के लिए T20 फॉर्मेट होना चाहिए। देखिए नसीम भाई, अब तो ग्रेट शुएब भाई ने भी ये बात कह दी कि रिजवान को जो है वो T20 में नहीं होना चाहिए। अगर ये बात मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल ये बात सुनी थी, उन्होंने भी कह दी, उन्होंने तो दोनों के लिए कहा कि नहीं होना चाहिए। रिजवान को जो है वो मैं समझता हूँ कि वनडे में रखना चाहिए। और T20 का देखिए नसीम भाई, अभी भी 3 साल 2 साल 3 साल फिर वही बात हो जाती है कि लोग ये कहते हैं कि सरफराज के पीछे ही पड़े में। अभी भी 2-3 साल सरफराज क्रिकेट खेल सकता है, उसके हवाले आप पूरी टीम T20 उसको बना के दें। मोहम्मद आमिर हमारे पास खेल सकता है। T20 नहीं तो और फॉर्मेट में तो सरफराज एडजस्ट हो सकते हैं, टेस्ट फॉर्मेट की मैं स्पेसिफिक बात करूं। नसीम भाई, सरफराज अभी भी खेल सकता है, उससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। यंग टैलेंट जो आ रहा है, देखें बाबर को बनाने वाला कौन है? सरफराज है। रिजवान को बनाने वाला कौन है? सरफराज है। बहुत ज़्यादा मैं तो कहता हूँ सरफराज ने बहुत ज़्यादा क्रिकेट सिखा दी कि सरफराज ही आउट हो गए। ये एक लॉबी है जिस लॉबी को ख़त्म होना चाहिए नसीम भाई। पाकिस्तान में जो है वो हकीकी पाकिस्तान की तरह क्रिकेट खेलना चाहिए, जैसे लोग चाहते हैं, जैसे 25 करोड़ आवाम चाहती है अपनी टीम को, उस तरीके से हमारे चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब को सोचना चाहिए।
क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा जज्बा है कि पूरी कौम को मुत्तहद कर देता है। पहले हॉकी का सत्यानाश हुआ, अब क्रिकेट का सत्यानाश हो रहा है। सरफराज के आने से ना बैटिंग ऑर्डर में बहुत चेंजिंग आ जाएगी, आप ये चीज देखिए, क्योंकि उसको बैटिंग का लालच नहीं है। जब वो कप्तान था तो वो खुद नीचे आता था, क्योंकि वो उसको पता था कि मैंने ऊपर जिनसे काम लेना है मैं उनसे काम लूं। उसके बाद सरफराज की बात करें ना, वो मुहिब वतन था। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए उसने अगर पाकिस्तान साजिद के भाई लिए सुन रहे हैं, साजिद भाई मौजूद वो हैं मुहिब हमारे साथ। वतन मैं जरा है। साजिद भाई के पास तो बाद में आऊंगा, आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि एक कॉलर हमारे जी, साथ जी, जी। ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? डॉक्टर महराज भाई फ्रॉम हैदराबाद। महराज भाई अल्लाह का बहुत शुक्र है, आप कैसे हैं महराज भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है भाई। आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और मुख्तलिफ मौज़ूआत कवर कर रहे हैं आप माशाल्लाह बहुत बहुत स्पोर्ट्स के हवाले शुक्रिया से। आपका, बहुत और शुक्रिया। माशाल्लाह से अभी गुफ्तगू जो चल रही थी कि स्पोर्ट्स जो है वो मुल्क को जोड़ता है, तो हकीकत है हमारा स्पोर्ट्स चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो और या नेजाबाजी हो या तैराकी हो या और एथलीट्स हो, हम सब में इनेताज का शिकार है। बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है। तो अब ये कौम को मुज्तमा और यकजा करने की जरूरत है। तो इंशाल्लाह ये स्पोर्ट्स हमारे लिए बहुत बड़ी कुव्वत है। अगर स्पोर्ट्स में स्पेशली क्रिकेट जो है वो एक जुनून है। क्रिकेट के हवाले से अगर हम अच्छी टीम बना पाते हैं और पाकिस्तान के अंदर एक बड़े रोशन अच्छे और खेलने वाले अच्छे लोग मौजूद हैं, अगर हम उन्हें चांस देते हैं और जो पुराने खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे तो वक्ती तौर पर उन्हें हटा दें, जब परफॉर्म करे तो जरूर ले लीजिए उन्हें। तो ये है कि परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स को टीम में रखें, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह स्पोर्ट्स में हमारा नाम होगा और पाकिस्तान स्पोर्ट्स की बुनियाद पर बड़ा यकजे हो जाता है, कौम में बड़ा जज्बा पैदा होता है। इस जज्बे को शायरी भी बड़ी शिद्दत करते हैं, से इनसे एक बेदार शेर करने सुन की लें आप। जरूरत है। महराज भाई कोई एक शेर पाकिस्तान के मौजूदा हालात पे, पाकिस्तान क्रिकेट के। बस वही है, अल्लामा ने इकबाल ने कहा था, क्यों रियाकार बनूं सूरदे फरामोश रहूं, फिक्र फर्दा न करूं महरगा में दोष रहूं, हमनवा मैं भी कोई गुलूं के खामोश रहूं। तो बुनियादी बात ये हमें कल के लिए सोचना है। आज देखें पाकिस्तान की जो सियासी हालात है बहुत ज्यादा गंभीर हो गए, बैनुल अक़वामी साजिशें हो रही हैं, इस पर पूरी कौम को यकजा होने की जरूरत है। न सिर्फ क्रिकेट में बल्कि हर सतह पे, हर सूबों की सतह पर भी हमें यकजा होने की जरूरत है, ताकि हम एक भरपूर आवाज बनकर और यकजा होकर हम जो है दुश्मन के सामने खड़े हो जाए। और इंशाल्लाह उम्मीद है दुश्मन हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। आमीन, पूरी आमीन। कौम यकजा है इंशाअल्लाह ताला और हम अपनी फौज के साथ खड़े हुए हैं। पूरी पाकिस्तान की कौम जो है अपने दिलेर बहादुर नौजवानों के साथ खड़ी हुई है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला भारत हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ हमें रियलाइज करने की जरूरत है कि हम जो है बैसाखियों को छोड़कर रियल बुनियादों पर काम करें, ताकि हमारी कौम यकजा हो जाए, स्पोर्ट्स के मैदान में भी, तालीम के मैदान में भी और शऊर और आगाही और रिसर्च के मैदान में भी, और इसी तरह तहजीब और तमद्दुन और एहसास के मैदान में भी, जहाँ हमारे यहाँ बड़ा फुकदान है। हमें जो है सिविक सेंस की अशद जरूरत है। भारत इन चीजों में हमसे कई जगह आगे निकल चुका है, लिहाजा अगर हम इन चीजों को करते हैं तो भारत तो क्या बहुत बड़ी है। वहाँ तो सही मानों में अभी तक जो है लोग जो है पेशाब बहाना करने नहीं करने के लिए उनका अपना सेटअप बना हुआ है, तो वो तो बहुत गुर्बत की लकीर से पीछे है। उन्होंने चंद शहर डेवलप कर लिए हैं और इसी तरह क्रिकेट के मैदान में, हॉकी के मैदान में, तो ये है कि मेरिट को उन्होंने खातिर ख्वाह लेकर आते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ मेरिट की जरूरत है और जज्बा जुनून हुब्बुल वतनी की जरूरत है कि हम अपने मुल्क के लिए सोचें और मुल्क के हवाले से जो है हम अपने लोगों को आगे लेकर बहुत ही आएं। जो अच्छी मुल्क और वतन लोग हैं इंशाल्लाह, तो पाकिस्तानी कौम बहुत रहीन है। दुनिया भर में हमारे बड़े बड़े लोग बड़ी जगहों पर मौजूद हैं। बहुत से लोग हैं जो गुमनाम हैं। प्रोपेगेंडा का एक गेम है जिसकी हमें भी जरूरत है कि हम भी उसका भरपूर जवाब दें उसी मैदान में। बिल्कुल सही बात है, बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू आपने की डॉक्टर महराज भाई, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातचीत है। इस वक्त हमारे मुल्क को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी चीज़ की है तो वो यूनिटी की है, और यूनिटी इंशाअल्लाह वैसे भी जब मुल्क की बात आती है महराज भाई तो यूनिटी ऑटोमेटिकली खुद ही आ जाती है। हम अपने मामलात में चले इख्तिलाफात कर लेंगे, लेकिन जब कोई हमारे मुल्क को गलत निगाह से देखेगा तो फिर तो जाहिर सी बात है कुछ रह नहीं जाता ना सर। माँ को कौन देख सकता है यहाँ पर, ऐसे तो हो नहीं सकता यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महराज भाई आपका। और प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं कि ब्रेक पे जाने से पहले एक और आउट। नीरज चोपड़ा बेचारे ने सिर्फ अरशद नदीम को दावत दी थी तो हिंदू तवा हुकूमत के इंतहा पसंद उनकी जान लेने के पीछे पड़ गए। लेकिन अगर वो जो बॉक्सर बेचारा जो हमारे उस्मान वजीर से हारा है वो क्या बैंकॉक में ही रुक जाए, वो तो इंडिया जा ही नहीं सकता कि किन दिनों में हार गया वो। ब्रेक के बाद बात करते हैं। आउट हो गया एक और। जीतेगा पाकिस्तान, हर मैदान में जीतेगा पाकिस्तान, चाहे कोई सा भी मैदान हो जाए
जीतेगा पाकिस्तान। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे ख्याल है सब लोग समझ गए होंगे कि चाहे कोई भी मैदान हो, इंशाल्लाह जीतेगा पाकिस्तान। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि नीरज चोपड़ा भारत का वो प्लेयर, वो एथलीट के जिसने सारी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया जेवलिन थ्रो के अंदर, अरशद नदीम ने उनको हराया। दोनों की माएँ आपस में जिस तरीके से बहनें बनी हुई हैं, इतनी मोहब्बतें उनके दरमियान में, तो नीरज चोपड़ा ने दावत दे दी अरशद नदीम को। तो अब ये जो हिंदू तवा हुकूमत है नरेंद्र मोदी की, उनके इंतहा पसंद, अब नीरज चोपड़ा के पीछे पड़ गए कि आपने कैसे दावत दे दी, आप होते कौन है दावत देने वाले। लेकिन मैं तो चले, वो तो नीरज चोपड़ा को कोई ना कोई बचा लेगा उनसे, लेकिन इस बेचारे को ईश्वरन साहिता दोरथी को कौन बचाएगा। ये जो अभी कल बैंकॉक के अंदर हमारे उस्मान वजीर के खिलाफ पहले राउंड में नॉकआउट हो गए और इतने पिटे बेचारे कि उसके बाद मेरे ख्याल वो तो बैंकॉक में ही रुक जाएंगे। अगर वो नीरज चोपड़ा के पीछे पड़ गए तो वो तो उस दिन हार गए कि जिस दिन ये जो इल्ज़ाम लगाया है भारत ने, तो उस दिन हारे हैं वो। तो वो बेचारा वो बॉक्सर कहाँ पे जाएगा, उसका क्या मुस्तकबिल दिखाई दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। साजिद भाई क्या मुस्तकबिल लग रहा है आपको एसोरन, अच्छा नहीं है, एसोरन साहिता दोरथी का क्या बेचारे का मुस्तकबिल लग रहा है, कहाँ पे रुकेगा ये। देखिए बात है कि जिस तरह से ये हाइप क्रिएट की गई है, तो वो तो इनका इंडियन बॉक्सर है ना, और हार जीत तो होती है, ये तो हमारा फखर से सर बुलंद कर दिया बेचारा। नहीं देखिए ना, बात है कि ये एक स्पोर्ट्स को और सियासत को बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। सर वो तो रखते ही नहीं है ना, ये तो जहाँ पे वो नीरज चोपड़ा के खिलाफ मैदान में आ गए होंगे। नीरज चोपड़ा साहब, आपने अरशद नदीम को दावत कैसे दी। हालांकि वो स्पोर्ट्समैन है, एक आपस में उनकी आपस में रिलेशनशिप दोनों के बहुत अच्छे हैं। और जब अब लास्ट टाइम जब ये हारा था तो उसने भी आने की दावत दी थी, और आपस में इनकी वालदा और ये लोग आपस में बहुत अच्छे इनके ताल्लुकात हैं। ये मैं ये समझता हूँ कि ये सियासत को बिल्कुल अलग करना चाहिए, और स्पोर्ट्स एक बिल्कुल एक एंटायर अलग चीज़ है। इसमें इस तरह के ये एक्सट्रीमिज़म जो है, मैं समझता हूँ कि ये स्पोर्ट्स के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और ये वाकई में क्या होगा फराज भाई, ये एसोरन साहिता दोरथी भाई का भी मुझे बेचारे पे बड़ा तरस आ रहा है कि ये किस दिन हार गया और कितना पिटा बेचारा। नसीम भाई यकीनन तर्स तो जो है वो पूरी पाकिस्तान कौम को आ रहा है कि इन हालात में वो हारा है। और मेरा ख्याल से जो है वो अब तो इंडिया भी परेशान, ये तो फैंटास्टिक टीम बन गया है। जी इंडिया भी परेशान होगा। और बॉक्सर जो हमारा पाकिस्तानी, उसका नाम उस्मान वजीर है, उस्मान वजीर साहब, वेल डन। आपने जो है इस वक्त में पाकिस्तानी कौम को खुशी दी, जिस वक्त हालात इतने ख़राब हैं। हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, और आपने हमारे मुल्क को, हमारी आवाम को बहुत खुशी दी। और इंडिया आपका तो बेड़ा गर्क हो गया और इंशाल्लाह होता रहेगा। हम एक मजबूत कौम है और बहादुर कौम है, हमेशा साथ खड़े रहेंगे। नसीम भाई, ये प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोडक्ट बड़ी तलाश करके निकाली थी सिंध गवर्नमेंट में, आपको पता है। और इसमें आसिफ मूसा भाई की बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं, सईद गनी साहब के बहुत एफर्ट्स हैं माशाल्लाह ताला, और फरहान गनी साहब की। और अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी हमें इन हालात में दी। वेल डन सिंध गवर्नमेंट, वेल डन नसीम भाई, आपने तो सर ये बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन मुझे तो चले उस्मान वजीर तो हमारा हीरो है और वो ज़ाहिर है ऐसे टाइम पे कारनामा अंजाम दे के है। ये एसोरन साहित्या दोरथी क्या करें भाई, इनका ये कहाँ लेके जाए इनको। देखिए जिस तरह से उस्मान भाई ने हमें खुशी दी है इस मौके पर आपके सामने, जिस तरह हम लोग पूरी कौम को एक ऑलरेडी हम लोग इतने मामला से गुजर रहे हैं, क्रिकेट को सर्वाइव कर रहे हैं, स्पोर्ट्स को सर्वाइव कर रहे हैं। अभी जिस तरह से उस्मान भाई ने हमें खुशी दी है, इस चीज़ को लेकर हम बहुत खुश हैं। और ये देखें जिस तरह जो भी अभी इंडिया में ये मामला चल रहे हैं, आप इंडिया की कई रील्स उठा के देखें जो अभी सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं कि इंडिया के अपने ही लोग, इनके अपने हिंदी कम्युनिटी के लोग, उन्होंने एक्सपोज हो गए। उन्होंने जो एफआईआर दर्ज कराई है, इधर वाकया हुआ है, वो पहले से तैयार बैठे हुए थे कि एफआईआर दर्ज कराएंगे। और जिन लोगों का एक्सपोज हो गए बुरी तरह, जिन लोगों का ये तस्वीरें डाल रहे हैं कि ये लोग मर गए हैं उस वाकये में, तो वो इनके अपने ही लोग जो है, एक कपल, शायद अगर आपकी वो नज़र से वो रील गुजरी हो कि एक कपल की तस्वीरें लगी हुई हैं। बात भी नहीं करना चाहता हूँ मैं, मुझे वो हम सियासी शो नहीं है, लेकिन मैं तो उस बॉक्सर का बेचारे का सोच रहा हूँ कि वो किस दिन पिट गया, इतना पिटा, अब कहाँ पिटेगा वो। देखें जिस तरह से उस्मान भाई ने ये उस बॉक्सिंग के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो जो मामला हुआ है उसमें उन्होंने जिस तरह से उसको मारा है, मैं ये समझता हूँ कि
ये अपने दिल की भड़ास निकाली होगी कि जो मामला चल रहे हैं, जिस तरह से उस्मान को हम पाकिस्तानी जिस पे से वो लगा, फराज जिस फराज पे भाई से ने- मारा है, जो हालात फराज भाई ने बिल्कुल सही बहुत बुरी तरह मारा उसने। फराज भाई ने बिल्कुल सही कहा कि हम एक मजबूत कौम है, जज्बाती कौम है। हमने जिस तरह से उस्मान ने उसको मारा है, तो वो सिचुएशन ऐसी थी कि बस उसको मार पड़नी थी, क्योंकि हमारे साथ ऑलरेडी वो तो अच्छा वो पहले राउंड में ही नॉकआउट हो गया, 2-3 राउंड मिल जाते सोचे कि तो। किस हिसाब से उसको मारा होगा, वो बेचारा पहले राउंड में ही नॉकआउट हो गया। तो ये हमारे हाँ वाकई में यार, ये भाई उसको कुछ मत कीजिएगा बेचारे को, वो ज़ाहिर स्पोर्ट्समैन है, वो अगर वहाँ पे पिट के आ रहा है तो बस आप ये समझ लें कि यहाँ पे ये बहुत- सबक है इंडियंस के लिए। इस ये पाकिस्तान में बहुत सारे उस्मान वजीर बैठे हुए, वो सारे बॉक्सिंग जानते वो हैं। सब इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अनवर भाई, ये बताएं, ये जो इल्ज़ाम लगाया वीरेंद्र सहवाग ने, ये IPL जो नोटंकी चल रही है इंडिया में, उसमें वो कहते हैं कि ईशान किशन का ना बैट लगा ना कोई जिस्म का हिस्सा लगा, विकेट कीपर के पास गेंद गई है और वो चलना शुरू हो गए। देखें, ये आंखों में धूल झोंक रहे हैं। नहीं, देखें, बात है कि सोशल मीडिया पे मैंने भी ये मसला इस चीज़ को मैंने पढ़ा और देखा भी है। कोयटा जीत तो गया, 2 बॉलों पे 14 रन। उसमें वेरी वेल प्लेड। काय कोयटा ग्लैडिएटर, शान पाकिस्तान जी। नसीम भाई, बात है कि ये बात एक सोचने वाली है। हर बैट्समैन चांस लेता है, अगर उसके स्निक भी होती है, ऐसा होता है तो वो विकेट पर रुकता है, ना कि वो बगैर कुछ आपको पता है कि मेरे बैट पे नहीं लगी है, कुछ भी नहीं है, वो चल पड़ा है। तो ये शक व शुबहात वाली बातें हैं। और इंडियंस क्रिकेट के अंदर आपको पता है कि इस IPL के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ स्कैंडल जैसे सामने आते हैं, और ये उसमें से एक है। अब उसकी तहकीकात हो रही है। वीरेंद्र सहवाग कह रहे हैं जी, वीरेंद्र सहवाग खुद अपने वक्त का बहुत बड़ा क्रिकेटर था, खो बैठे। बहुत बड़ा क्रिकेटर था, मैं क्या समझता हूँ, और बड़ा फेयर इंसान था वो। और उसने ये बात कही है तो यकीनन इस पे तहकीकात होनी चाहिए। और ये एक मसले को मजाक बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ अगर इसने डेलिबरेटली ये किया है तो उस पर लाइव बैन होना चाहिए। रोज एक IPL के ऊपर इल्जाम लग रहा है, वो राजस्थान कोयटा रॉयल्स जीत के आ गया। गए। कोयटा जीत गया। अजहर बहुत बहुत मुबारक। काय कोयटा ग्लैडिएटर, शान पाकिस्तान PSL सीजन 10 में अपना दूसरा मैच जीतने में कामयाब हो गए। वेरी वेल प्लेड। लो स्कोरिंग मैच पे जीते। लेकिन अच्छी चीज ये है कि आखिरी ओवर तक मुकाबला गया, आखिरी बॉल तक मुकाबला गया। हम यही चाह रहे हैं कि मुकाबले होने चाहिए। जो मुकाबलों का रुझान होता था हमारी पाकिस्तान सुपर लीग का, वो मिस हो रहा है। आज कराची किंग्स को बहुत ही एक माइनर मार्जिन से शिकस्त दी, लेकिन जीत होती है। यहाँ पर 2 पॉइंट कोयटा ग्लैडिएटर्स के हिस्से में है। टीम ओनर नदीम उमर भाई जिस तरीके से खुशी के साथ ग्राउंड में दाखिल हुए, और फिर खास तौर पे ये स्क्रीन पर भी नदीम उमर भाई दिखाई दिए। और सर विवियन रिचर्ड्स क्या कमाल की शख्सियत है, क्या कमाल के प्लेयर थे जो मेंटोर है कोयटा ग्लैडिएटर्स के। वो एक तरफ, PSL एक तरफ, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी PSL के साथ लाके उन्होंने खड़ी की है। जी भाई, जो हम बात कर रहे थे, क्या ये ईशान किशन ऐसे कोई बगैर, मुझे पता भाई बैट्समैन से ज्यादा तो किसी को नहीं पता होता है एज लग के गया या नहीं गया। अच्छा, उनके ना जब उन्होंने उस पर मीटर पे दिखाया तो किसी चीज से टच नहीं हुआ था और वो चलते चले गए। जी बिल्कुल, जिस तरह से वो इतना बड़ा इंसिडेंस हुआ है आपके सामने कि वो मैं नहीं समझता कि देखें ये। और हार्दिक पांड्या एक यानी कि एक एवरेज बॉलर, ना स्पीड ना कुछ था, ना वो बात आती है कि वो डर के चले गए या इस हवाले से। जैसे शोएब अख्तर से अगर तेंदुलकर डर भी गए होंगे, चले एक वक्त में मान लेते हैं, डर ही गए, किताब में लिखा है। जी डर गए थे ऑब्वियसली। और वाकई में शोएब अख्तर से तो भागते थे ऑब्वियसली, क्योंकि आपके सामने दुनिया के हर बैट्समैन ने ये बात बोली कि यार शोएब अख्तर से फास्टेस्ट बॉलर हमने नहीं देखा। और कितने प्लेयरों को उसने जख्मी किया है, इंजर्ड किया है, जो उसके सामने फेस नहीं करते थे। वो कल सरफराज नवाज साहब कह रहे थे ना, वो गौतम गंभीर के बारे में कहने लगे कि और एक और बात, सॉरी मैं आपका, कौन मारेगा। मतलब इसमें सरफराज नवाज का बहुत बड़ा हाथ है। शोएब अख्तर को हंट करने में सरफराज नवाज का बहुत बड़ा हाथ है, ये भी आपको बता दूं। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस उसने कहा था, और ये अल्फाज मुझे याद हैं कि पाकिस्तान में एक तेज तरीन बॉलर आ रहा है। सर अब ये कितना छुपा लेंगे IPL के किस्सों को। आपके सामने एक चीज़ रील ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है कि जो इसका ईशान किशन का जो आउट हुआ है कि ना उसके बैट से लगी, ना उसके थाई पैड से लगी, और इवन के वाइट बॉल था और आप चलते चले गए। तो ये मुंबई इंडियन का मैच था। आपको याद होगा कि मुंबई इंडियन के साथ हर साल कहीं ना कहीं फेवर उनको मिलती है। आपको इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि देखें जो इस लास्ट मैच में हुआ है हार्दिक पांड्या वाला केस में, ईशान किशन चलते चले गए तो ना इनको किसी ने बाहर से इशारा दिया, ना इनको खुद को एहसास हुआ। और बंदा एक रुक के सोचता है कि मैं आउट हुआ कैसे हूँ, मुझे आउट दिया किस वजह से, ना मेरे बल्ले से लगी ना मेरे पैड से लगी, या कोई कहीं तो खुद आउट होना चाह रहे थे, खुद ऑटोमेटिक खुद ही है ना कि खुद चाह रहा हूँ मैं कि बस
रिव्यू खेलने का दिल चांस जा ही रहा नहीं है, लिया भाई, उन्होंने, दिल तो नहीं जा रहा बस भाई, जैसे आप- अंपायर ने, और अंपायर मेरा ने दिल भी नहीं जा रहा खेलने का, ये तो ऐसा लग रहा है। अंपायर ने भी बैट्समैन तो रिव्यू लेता है, अगर थोड़ा सा कोई अनवर भाई, शबात वाली बात होती है तो बैट्समैन अनवर रिव्यू भाई, की तरफ जाता है, आप ना तो रिव्यू लिया। आप वो भी देखेंगे, देखें अंपायर ने बड़ा इस तरह ऐसे 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 करते ऐसे करते भाई, फिर एक आउट मिनट लिया। रुकिए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, फिर उसके बाद वापस आते हैं तो जरा कल के मैच पे भी थोड़ी सी हम बात करते हैं, जो कल मुकाबला खेला जाएगा, जरा उसको डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। HBL PSL सीजन 10 की ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जीतेगा पाकिस्तान, हर महाज पे, हर मैदान में इंशाअल्लाह फतह पाकिस्तान की होगी। लेकिन कल किसकी फतह होगी? कल जो मुकाबला होने जा रहा है लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, आप बताइएगा फराज भाई ज़रा, ये क्या लगता है आपको? लाहौर कलंदर्स की टीम भी मैच लूज करके आ रही है, मुल्तान सुल्तान को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तो क्या कैसा मुकाबला देख रहे नसीम हैं? भाई- और लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं लाहौर में। नसीम भाई देखें, दोनों टीमें तकरीबन सेम ही हैं और सेम ही परफॉर्मेंस है, लेकिन मैं जो है वो ग्रेट शुएब भाई के साथ जाऊंगा जो हमारा असासा हैं और आपकी शो की शान है। शुएब भाई, अगर मैं शुएब भाई मुल्तान के साथ जाऊंगा तो आप मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा, कल मुल्तान सुल्तान जीतेगी इंशाल्लाह। इतना नहीं बोले वो और चौड़े हो जाएंगे, वो जी तो गलत हो जाएगा ना, फिर क्या ख्याल है आपका? नसीम भाई आपकी मोहब्बत है और आप भी बड़ी मोहब्बत करते हैं नहीं उनसे, नहीं, सर माशाल्लाह, वो माशाल्लाह। वाकई में बहुत अच्छे हमारे एनालिस्ट हैं। और चांस है जीतने के मुल्तान के, अगर रिजवान कल ओपन छोड़ के नीचे चौथे पांचवें नंबर पे आ जाए। नहीं, चांस है अगर रिजवान फिर ना वो खेले नाराज तो हो जाएंगे। नसीम भाई, चांस है अगर रिजवान ना खेले तो जीत जाएंगे। रिजवान ना खेले तो जीत जाएंगे जी। आपके ख्याल में रिजवान ना खेले तो जीत जाएंगे? नहीं, देखिए अभी कप्तान है, उसको ऐसे बिठाना कि एकदम कुछ लेकिन रिजवान मैंने सिर्फ एक बात बोली सर, वो रिजवान का नंबर सिर्फ नीचे आ जाए चौथे पांचवें पर, और वो ट्राई करके देखें तो सही, बाकी के जो मैच है 5 मैच वो देखें तो सही कि 5वें नंबर पे आकर क्या होता है। यार आप जो ओपन का स्टैंड है, ओपनिंग स्टैंड, वो आप ओपनर्स को दें, नंबर 3 पे नंबर 3 वाला जाए, 4 पे जो जिसका कैलिबर है आप वहां बारी तो करो, करके देखो तो सही क्या चेंज आता है आपकी बैटिंग में या टीम में। तो जैसे कल का मैच है, मैं ये समझता हूँ कल लाहौर के चांसेस है जीतने के, और मुल्तान जो है उसकी मुझे प्लानिंग कुछ समझ नहीं आ रही। जो अगर एज अ कप्तान मैं देखूं, मैंने एक बात सिंपल सी बोली, जो कप्तान अपनी टीम की बैटिंग ऑर्डर को नहीं समझ पा रहा तो वो फिर कप्तानी क्या करेगा, उसमें एबिलिटी नहीं है, ये चीज है। यासिर और उस्मान दोनों टॉप ऑर्डर पे अच्छी बैटिंग ऑब्वियसली कर रहे देखें, हैं। आपको सर्किल यूज करना है, लेकिन अब तक रिजवान उस तरीके से नजर नहीं आ रहे। ऑब्वियसली लास्ट मैच भी जो खेला है 37 गेंदों पे 36 रन किए हैं, तो आप 14वें ओवर में जाकर आउट हो रहे हैं, ओपन गए में और 14वें ओवर में जाकर आउट हो रहे हैं और रन बना रहे हैं आप 36, तो ये लम्हा फिक्रिया है भाईजान। आप देखें अपनी टीम के हवाले से अनवर भाई, आपको, जब से बाबर और रिजवान टीम से बाहर हुए, T20 टीम से बाहर हुए, उसका इम्पैक्ट हमने देखा इस PSL के अंदर। दोनों लीडिंग रन स्कोरर होते हैं हर साल, लेकिन दोनों का ग्राफ खासा नीचे रहा परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो। देखिए बिल्कुल सही बात है। देखिए किसी आप नेशनल टीम से जब आप ड्रॉप होते हैं ना, इसका इम्पैक्ट तो पड़ता है डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस से भी, और आप बैक ऑफ माइंड में आपके ये चलता है कि हम इस काबिल नहीं हैं कि T20 क्रिकेट में हम लोग पार्टिसिपेट करें, तो ये इसका जो ना इफ़ेक्ट इन पर पड़ा है और वो वाली परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही है। मगर बाबर ने जो कल 50 रन किए हैं तो ही बैटेड वेरी वेल, क्योंकि वो एक बैट्समैन है बहुत अच्छा। जहाँ तक रिजवान की बात है, हाँ ये ज़रूर है कि रिजवान ने तीनों फॉर्मेट में रन ज़रूर किए हैं, टेस्ट में भी, T20 में भी और वनडे में भी। मगर जो एक आतिफ ने बात की है, या मैं भी जो कह रहा हूँ, अगर रिजवान जब नीचे आएंगे ना तो नीचे बैटिंग करना आसान नहीं होती है, T20 क्रिकेट में बड़ा मुश्किल होती लेकिन है। 3 पर तो आ सकते हैं आप, उस्मान को ये आप कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस। ये बात आपकी आतिफ की बिल्कुल सही है कि आप बैटिंग थोड़ी नंबर अपने आगे पीछे कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को चांस मिले। और कितना बड़ा एडवांटेज होगा, हम देख रहे हैं कि लाहौर के अंदर लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, फास्ट बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, तो शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ का जमान खान, ये एडवांटेज क्या लाहौर कलंदर्स को होगा? देखें बात है कि मैच तो बराबर एक अच्छा मैच होगा, मेरी अपनी राय है कि मैच अच्छा क्लोज मैच होगा, और मेरे भी अपनी जो मतलब गट्स फीलिंग है वो शायद लाहौर जीते। फ़खर जमान और उनके साथ अब्दुल्ला शफीक, ये दो ऐसे उनके मिडिल में एक टॉप ऑर्डर पे एक मिडिल के अंदर बैटर है। फ़खर जमान ऑन एंड ऑफ परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक ने जैसा स्टार्ट लिया था वैसा नहीं रहा। सलमान अली, ये दोनों हैं, सलमान अली तो इस्लामाबाद में, तो ये दोनों का कितना इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं इस मैच में? देखें नसीम भाई, फ़ख्र तो आपको पता है कि वो काबिल फ़ख्र इंसान है, जिस दिन वो चल जाता है तो उस दिन तो वो टीम तो 110% जीतती है। आपको पता है फ़ख्र की बैटिंग तो दुनिया देखती है और दुनिया पसंद करती है। अब्दुल्ला शफीक आप कह रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक जो है देखें ज़बरदस्ती के, मैं तो समझता हूँ ज़बरदस्ती के ओपनर हैं, वो
उनको तो ज़बरदस्ती ओपनर ला के खिला रहे हैं, लेकिन फ़खर तो जेन्युइन ओपनर हैं और फ़खर अगर परफॉर्म कर लेता है तो यकीनन टीम को फ़ायदा होगा। और वहाँ से अगर रिजवान परफॉर्म कर लेता है, देखिए उसको परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, अगर उसको ऊपर आना है, टीम को जीतना है, तो रिजवान की परफॉर्मेंस लाजमी है, क्योंकि टीम का कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब रिजवान परफॉर्मेंस देगा। और रिजवान को ये सोचना चाहिए कि मत स्ट्राइक रेट सारी चीज़ें भूल के अपनी क्रिकेट पे, नेचुरल क्रिकेट पे तवज्जो दे और अपनी टीम को ऊपर की तरफ लेके आए। सर नेचुरल खेलेगा तो वो 5वें 6ठे नंबर का प्लेयर है, वो फिर ओपन पे कैसे अपना नेचुरल गेम खेल सकता है? नहीं, आतिफ भाई बिल्कुल 5वें पे आए, 4थे पे आए, जिस भी नंबर पे आके वो खेले अपनी आपकी टीम कौन सी है नेचुरल। कल? मेरी नसीम भाई मुल्तान सुल्तान, शोएब भाई के साथ जाऊंगा। आप शोएब भाई या रिजवान के साथ जाएंगे? आप किसके साथ जाएंगे? सर मैं लाहौर कलंदर के साथ जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि लाहौर कलंदर कल जीतेगा और शायद कल रिजवान साहब बैटिंग करने शायद नीचे आ जाए, अल्लाह करे अगर ये नीचे आएंगे तो मैं बड़ा चेंज देखूंगा, तो और मैं समझूंगा कि यार कभी ये वो नहीं पाकिस्तान के लिए। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जी जी जनाब, मेरे जो कौन सी टीम है? लाहौर लाहौर कलंदर, बिल्कुल ठीक है। और नसीम भाई आपने जो कल पेशेंगोई की थी कोयटा की, माशाल्लाह वेल डन। आप मैं तो आज माशाल्लाह ऐसा पेशेंगोई लगता है कर गैब का इल्म आ गया माशाल्लाह आपके पास, मौकिलात आ गए हैं आपके पास माशाल्लाह। शोएब भाई का कुछ शोएब असर भाई का आपका, शागिर्द हूं, कोई हाँ, मजाक शोएब बात भाई नहीं का कर असर सकता। सर कल की पेशेंट को आप क्या कर रहे हैं? कल की बताइए नसीम भाई। कल आप की भी पेशेंट बताएं में, कल की। मुल्तान सुल्तान्स, आई विल गो विद मुल्तान सुल्तान्स। मेरा ख्याल है कि मुल्तान सुल्तान्स की टीम क्योंकि एक मैच जीती है तो वो कम बैक करने की पूरी कोशिश करेंगे और उनमें इतनी सलाहियतें मौजूद हैं कि वो कम बैक कर सके, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फास्ट पिचेस बनी है लाहौर की, ये एक अच्छा ट्रेंड है। इसमें हम कल बात करेंगे कि ताकि हमें हर तरह के सरफेस पे खेलने की आदत हो। जब हम बाहर जाते मेन पॉइंट जो है लास्ट पॉइंट कल आखिरी मैच है मुल्तान के पास क्वालिफाई करने के लिए, अगर वो भी कल हार गई तो फिर टूर्नामेंट से बाहर बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच आतिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। अनवार भाई, फराज भाई, साजिद भाई, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। तो जीतेगा पाकिस्तान, हर मैदान में जीतेगा पाकिस्तान, हर महाज पे जीतेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। कोई हमारे यहाँ मुल्क को कोई ऐसी वैसी निगाह से देखने की कोशिश भी ना करे। हमारी क्रिकेट इम्प्रूव होगी और मैदान में भी जीतेगा पाकिस्तान, अल्लाह ने के बाद।